सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इसमें हमारा आज का टॉपिक है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को पढ़ना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। फैराडे ने 3 प्रयोग करके देखे थे और उन प्रयोगों के आधार पर ही फैराडे ने अपने चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को बताया था। इन्होंने यहाँ 2 नियमों को बताया, जिसमें हमारा पहला नियम है। इन्होंने अपने पहले नियम में क्या बताया कि जब भी हम किसी भी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वैद्युत वाहक बल केवल तभी उत्पन्न होगा, तभी प्रेरित होगा जबकि हम उस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे होंगे। यदि हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं कर रहे होंगे, उसके मान को नियत बना करके चलेंगे, तो फिर वहाँ पर कोई भी प्रेरित वैद्युत वाहक आपको उत्पन्न होकर के नहीं मिलेगा। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल यदि उत्पन्न होकर के नहीं मिल रहा है तो सर्किट कंप्लीट न होने की स्थिति में वहाँ पर कोई भी प्रेरित वैद्युत धारा भी आपको प्राप्त नहीं हो रही होगी। तो प्रथम नियम में हमने क्या लिखा, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर, इस शब्द को आपको ध्यान रखना है कि जब परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स होगा तभी यह नियम पूरा है। यदि आप परिवर्तन शब्द को भूल जाते हैं तो नियम भी आपका पूरा नहीं होगा। इस नियम के अनुसार किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के बाद यदि परिपथ पूर्ण है तो फिर वहाँ पर प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। साथ ही इन्होंने बताया कि कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल केवल तब तक ही उत्पन्न होता रहेगा जब तक कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता रहेगा। यदि आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना कम कर देते हैं तो फिर वहाँ उत्पन्न प्रेरित वाहक बल जो है वह भी उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। तो सबसे मस्ट कंडीशन है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। यदि हम परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स लेकर के चल रहे हैं तो ही वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही इनका ये पहला नियम था। इसके बाद दूसरे नियम की बात करें। दूसरा नियम फैराडे ने क्या दिया, इस नियम के हिसाब से उन्होंने बताया कि यदि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये तो इन्होंने फिजिकल एक लॉ दिया, एक मैथमेटिकली इन्होंने हमें रिलेशन बताया कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, जो आपकी ईएमएफ की वैल्यू है, वो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन है उस परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, और दर निकालने का मतलब है समय का भाग कर देना। कितने समय में कितना परिवर्तन फ्लक्स के मान में हमें प्राप्त हो रहा है, उसी के हिसाब से ही वैद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हो रहा होगा। यदि कम समय में ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी ज़्यादा होगा। यदि समय आपका ज़्यादा है और फ्लक्स के मान में परिवर्तन कम हो रहा है तो फिर वहाँ प्रेरित वैद्युत वाहक बल के मान में भी कमी ही रही होगी। इसको हम मैथमेटिकली पढ़ने, मैथमेटिकली आपको क्या रिलेशन मिलेगा, तो हमने यहाँ लिखा है कि यदि φ1 और φ2 T1 और T2 क्रमशः समय पर चुंबकीय फ्लक्स के मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रारंभ में T1 समय पर फ्लक्स का मान φ1 है और बाद में T2 समय पर फ्लक्स का मान φ2 हो जाता है। तो इस सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें जो EMF की वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। φ2 माइनस φ1 प्रदर्शित कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को और T2 माइनस T1 प्रदर्शित कर रहे हैं समय अंतराल को। तो समय के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की दर के सापेक्ष ही ईएमएफ की वैल्यू होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है ईएमएफ की वैल्यू चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के। यदि हमें यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, कांस्टेंट लगाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट के भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी के इंटू में माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पर हम ऋणात्मक चिन्ह क्यों लेकर के चल रहे हैं, यह जो ऋणात्मक चिन्ह है वह प्रदर्शित करता है कि जो हमारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल है वो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध को प्रदर्शित करने के लिए इस माइनस चिन्ह को यहाँ लगाया गया है। तो फ्लक्स में
परिवर्तन के विरोध को यह प्रदर्शित करता है। ये लेंज के नियम में हम आपको पढ़ाने भी वाले हैं। लेंज का नियम होता है, लेंज के नियम के हिसाब से किसी भी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स आप परिवर्तन कर रहे हैं जिसके कारण संबद्ध होकर के दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वह उसका विरोध करते हैं। ऐसा ही सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए ईएमएफ के लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा ईएमएफ इक्वल माइनस ∅2 माइनस ∅1 अपॉन T2 माइनस T1। इसे शॉर्ट में d∅ अपॉन dt भी हम लिख सकते हैं, जो कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ फिर से हमने लिख करके बताया कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करते हैं। विरोध को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ माइनस चिन्ह लेकर के चल रहे हैं। यदि हमारी कुंडली में एक फेरों की जगह n फेरे दे रखे हों, यदि कुंडली में n फेरे हैं तो वैद्युत वाहक बल का मान n गुना हो जाता है। तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ईएमएफ इक्वल माइनस n d∅ अपॉन dt, यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या को यदि हम बढ़ा लेते हैं तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। जितने ज़्यादा फेरे होंगे कुंडली में उतने ही ज़्यादा प्रेरित वैद्युत वाहक बल की मान की मात्रा भी रही होगी। फेरों की संख्या को बढ़ा करके हम ईएमएफ की वैल्यू में भी इंक्रीज कर सकते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम को हम न्यूमैन के नियम के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा ईएमएफ इक्वल माइनस n d∅ अपॉन dt। यदि हम बंद परिपथ में प्रेरित धारा के मान की गणना करें ईएमएफ वाले फॉर्मूले के हिसाब से तो I इक्वल होता है ईएमएफ अपॉन r। ईएमएफ की वैल्यू भी हमने पीछे पढ़ ली, यानी d∅ अपॉन dt हमने यहाँ नेगेटिव साइन को छोड़ दिया है, केवल हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को ही यहाँ लिखा है। तो I के लिए फॉर्मूला मिलेगा n अपॉन r इंटू d∅ अपॉन dt। यदि हमें आवेश की गणना करनी है तो Q इक्वल होता है IT के, तो dQ इक्वल होगा IDT के। I के मान के लिए फॉर्मूला है n अपॉन r d∅ अपॉन dt, इंटू में dt करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dQ के लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा n अपॉन r d∅ के इक्वल। तो यहाँ हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए। ईएमएफ इक्वल होता है माइनस n d∅ अपॉन dt, I के लिए फॉर्मूला n अपॉन r इंटू d∅ अपॉन dt और आवेश Q के लिए फॉर्मूला dQ इक्वल n अपॉन r d∅। इसी से ही संबंधित आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 208 और 209 पर 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। उन एग्जाम्पल्स को भी आज आप पढ़ करके देखेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और पढ़ लेते हैं जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। क्वेश्चन है यदि एक कुंडली का क्षेत्रफल 4i कैप प्लस 5j कैप गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये हमें कुंडली का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी ए वेक्टर का मान दिया है। इस कुंडली को 0.2i कैप प्लस 0.3j कैप टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। टेस्ला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। यदि आपको वैसे भी नहीं पता चल रहा है तो आप मात्रक के माध्यम से पता कर सकते हैं कि यह जो मान आपको दिया है वह कौन सी राशि को प्रदर्शित कर रहा है। बाकी तो इस क्वेश्चन में इन्होंने लिख के दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो बी वेक्टर की वैल्यू ये हमें दे रखी है। तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का हमें मान निकाल करके बताना है। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई का मान हमें निकाल के बताना है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फाई इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर का मान लगा लें और ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर का मान निकालें। यदि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम आई वाले मानों की गुणा आई वाले मानों में करते हैं और जे वाले मानों की गुणा जे वाले मानों में करते हैं। 0.2 की गुणा 4 में करेंगे 0.8। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू तो 1 होती है, इसीलिए इंटू में 1 नहीं लिखा है। ऐसे ही 0.3 जे कैप की गुणा 5 जे कैप में करेंगे तो गुणा करके 1.5 मिलेगा। फिर से जे कैप की गुणा जे कैप के साथ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वैल्यू 1 होती है। गुणा में 10 की घात माइनस 4 आपके चल ही रहे हैं। सॉल्व करके आपको मिलेगा 2.3 गुणा 10 की घात माइनस 4। मात्रक की बात करें तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमें मिलेगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। साथ ही अगर आपको एसआई इनकी लर्न है तो बेवर होती है, आप डायरेक्टली बेवर भी इनका मात्रक लिख करके बता सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान इस स्थिति में आपको प्राप्त हो जाता है 2.3 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर बेवर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।